हेलो एवरीवन, आई एम शैली और आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है आर्टिकल 13, इसका एप्लीकेशन हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाले वीडियो में भी देखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसको देखिए, वो आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। आर्टिकल 13 कहता क्या है? आर्टिकल 13 की हेडिंग कहती है लॉज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। इसका मतलब यही है कि अगर कोई भी लॉ जो हमारे पार्ट थर्ड है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको वॉयलेट करता है, उससे इनकंसिस्टेंट है, उसको डेरोगेट करता है, तो वो लॉ उसको हटा दिया जाएगा। और आर्टिकल 13(1) जो है ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज ये कहता है कि ऑल लॉज इन फोर्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी लॉ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले कोई लॉ आया है, अगर वो हमारे पार्ट थर्ड को वॉयलेट करता है तो उसको उस एक्सटेंट तक हटा दिया जाएगा। ये एक सिंपल ओवरव्यू है, इसके बारे में अभी हम डिटेल एनालिसिस आगे करेंगे। और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बेसिकली पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बताता है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद जो भी लॉज हैं, अगर वो हमारे लॉज इंट्रोड्यूस होते हैं और वो हमारे पार्ट थर्ड को वॉयलेट करते हैं, पार्ट थर्ड में जो भी राइट्स प्रोवाइडेड हैं वो वॉयलेट करते हैं, तो वो भी उस एक्सटेंट तक वॉइड होंगे, बेसिकली ये बताता है। और आर्टिकल 13(3)(a) कहता है कि इन दिस आर्टिकल अनलेस कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स लॉ इंक्लूड्स एनी। इसमें बेसिकली बताता है कि व्हाट इज लॉ, लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ। लॉ बताता है कि एन ऑर्डिनेंस, एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, ये सारी चीजें बताता है कि ये लॉज हैं। हमारे जो लॉज के बारे में बताता है कि ये लॉ हैं जो हमारे टेरिटरी, इंडिया के टेरिटरी में इन्फोर्स्ड हैं, वो सारे लॉज के बारे में बताता है कि ये लॉ है क्या, व्हाट इज लॉ। और ये जो आर्टिकल 13(b) है ये लॉज इन फोर्स की बात करता है। ये बेसिकली बताता है कि जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हमने पढ़े यहाँ पे आर्टिकल 13(1) में, कि जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं जो आज तक चलते चले आए हैं, जिनमें मतलब अभी तक पहले रिपील नहीं किया गया था, उन सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स लॉज पास्ड और मेड बाय द लेजिस्लेचर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली यहाँ पे भी व्हाट इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज उसी के बारे में बताया जा रहा है। और आता है इसके बाद 13(4) जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका एप्लीकेशन हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में भी देखा है। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 24th अमेंडमेंट एक्ट से। ये अमेंडमेंट भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। 24th अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें ये बोलता है कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अगर अमेंडमेंट होता है अंडर आर्टिकल 368, तो वो जो अमेंडमेंट होगा वो लॉ के डेफिनेशन में नहीं आएगा। जो ये लॉ बताया गया है ना, वो अमेंडमेंट इस लॉ के डेफिनेशन में नहीं आएगा। मतलब लॉ और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो सेम फूटिंग पे नहीं होंगे, बेसिकली ये बताता है। तो ये रहा एक हमारे आर्टिकल 13 का एक सिंपल सा ओवरव्यू। और अब आती है बात कि अगर मान लीजिए कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के से पहले जो लॉ है, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो लॉज आए पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, अगर मान लीजिए वो हमारे आर्टिकल 13 को डेरोगेट करते हैं, तो फिर उन लॉज का क्या करेंगे मतलब हम लोग क्या करेंगे आगे बेसिकली। तो उसके लिए डॉक्ट्रिन्स है, कुछ दो डॉक्ट्रिन्स है बेसिकली। एक सेपरेबिलिटी है, एक डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन डॉक्ट्रिन्स का रोल देखेंगे। अब वो डॉक्ट्रिन्स कौन लगाएगा जुडिशरी। और अगर जुडिशरी उसको फिर कैसे लगाएगा, क्वेश्चन ये रेज होता है। तो जुडिशरी उसको जुडिशियल रिव्यू के थ्रू लगाएगा। मतलब जुडिशियल रिव्यू के थ्रू मतलब कोई भी लॉ है उसको रिव्यू करेगा जुडिशरी, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो जाता है कि ये लॉ वैलिड है या नहीं। अब हम चलते हैं इन डॉक्ट्रिन्स के रोल के ऊपर कि ये डॉक्ट्रिन्स का रोल क्या है। अब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। पहली डॉक्ट्रिन ये है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी बोलते हैं। इसको हम 2-3 केस लॉज से देखेंगे। पहले तो जानते हैं कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी होती क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी बेसिकली होती है कि अगर मान लीजिए अगर कोई एक्ट है, ठीक है, इफ एनी एक्ट
मे नॉट बी वॉइड एज अ होल। मान लीजिए जैसे ये कोई स्टैट्यूट है, ये पूरा एक्ट है, ये पूरा का पूरा अगर वॉइड नहीं है, इसके कुछ पार्ट हैं जो कि हमारे पार्ट थर्ड को, मान लो पार्ट थर्ड को वॉयलेट करें, इतना पार्ट है, ये पूरा का पूरा हमारा कोई स्टैट्यूट आया, नया एक्ट आया और अगर ये पार्ट इस एक्ट का कुछ वॉयलेट करता है हमारे पार्ट थर्ड को, तो कहता है ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी कहती है कि इस पार्ट को ही हटा दो, इस पार्ट को, ये पूरा पार्ट में से इस पार्ट को हटा दो और ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है ना, ये अभी भी वैलिड है, इसको रखो। तो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी यही बात करता है, मतलब कि जो भी रेस्ट वाला जो बचा हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा, वो कंटिन्यू टू स्टैंड एंड रिमेन ऑपरेटिव। तो ये वाला पार्ट जो होगा ये पूरा ऑपरेटिव रहेगा। अब इसका एप्लीकेशन हमें A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में देखने को मिलता है। जैसे मिलता है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, इसमें क्या हुआ था कि इसका जो सेक्शन 14 था वो हमारे फंडामेंटल राइट को डेरोगेट कर रहा था, सेक्शन 14। तो जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, इसको पूरा जो इसका जो ये मान लीजिए ये सेक्शन 14 है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का, तो इस पूरे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को थोड़े ना फेंक देंगे, इस वाले पार्ट को बोल देंगे कि ये इनऑपरेटिव है और ये पूरा वाला पार्ट जो है ये आज भी चल रहा है, ये आज भी ऑपरेट कर रहा है। तो इसमें यही हुआ था A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में। सेक्शन 14 हमारे फंडामेंटल राइट को डेरोगेट कर रहा था, सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, तो उसको हटा दिया गया, बाकी पूरा लॉ एनफोर्स में था। और दूसरा केस इसका देखने को मिलता है, इसका एप्लीकेशन सेवरेबिलिटी का, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। ये 1951 का है, ये 1951 का है जजमेंट, और ये मद्रास वाला जो है ये 1950 में आया था। तो ये कहता, इसमें ये हुआ था कि जो कोर्ट है हमारे कोर्ट ने जो सेक्शन 13B ऑफ बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949, उसको जो 13B था बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट का, उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 19(1)(f) को डेरोगेट कर रहा था, इसीलिए इसके सेक्शन 13B को हटा दिया गया था। पूरे बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट को नहीं हटाया गया था, उस पार्ट को हटा दिया गया था। तो यहाँ पे इस सेवरेबिलिटी का एप्लीकेशन देखने को मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से जो केस है वो है RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके 2-3 पॉइंट्स हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें बेसिकली जो सेपरेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन किया गया था, कैसे इसका एप्लीकेशन था वो लगाया गया था। इसमें ये बोला गया था कि हम कभी भी कोई भी डॉक्ट्रिन्स को कैसे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे कि जो हमारे लेजिस्लेचर का क्या इंटेंट है, बेसिकली वो चीज़ें देख कर ही हम ये डॉक्ट्रिन्स लगाएंगे, हमारे लेजिस्लेचर का उस स्टैट्यूट को ड्राफ्ट करने में क्या इंटेंट था। और सपोज अगर कोई एक सिचुएशन आती है कि इफ द वैलिड एंड इनवैलिड प्रोविजंस कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, मान लीजिए जैसे कोई भी एक्ट है, ठीक है, और इसके कुछ 5 सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को डेरोगेट करते हैं। तो हमने सेपरेबिलिटी में क्या पढ़ा है कि इसको हटा देंगे और बाकी पूरा पार्ट क्या होगा, ऑपरेटिव रहेगा। लेकिन ऐसे ये जो 5 सेक्शंस हैं ये इनको हटाया ही नहीं जा सकता, मतलब ये जो वैलिड पार्ट है उससे ऐसे इंटरमिंगल्ड हैं कि दोनों को हटाया ही नहीं जा सकता। तो क्या होगा, उस केस में पूरा का पूरा एक्ट ही हमें हटाना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि if after the invalid portion is expuned from the statute and what remains cannot be enforced without making alterations। और ये कहता है कि अगर मान लो कोई पार्ट है उसमें से कोई सेक्शंस, मान लो 5 सेक्शंस हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को डेरोगेट करते हैं, लेकिन ये जो 5 सेक्शंस हैं और जो बचे हुए मान लो सेक्शंस हैं उसमें कुछ हमें ऑल्टरेशंस करने पड़ेंगे, उसमें जुडिशरी को कुछ ऑल्टरेशन करने पड़ेंगे। जो बचे हुए सेक्शंस हैं उसमें जुडिशरी को अगर ऑल्टरेशन करने पड़ेंगे उसके बाद ही वो वैलिड हो सकता है पार्ट। तो वो ऑल्टरेशन को RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने बोला है कि वो ऑल्टरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे
हमारा जुडिशियल लेजिस्लेशन हो जाएगा, क्योंकि जुडिशियल लेजिस्लेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि जुडिशरी का काम होता है केवल जुडिशियली उसको देखना कि ये पार्ट वैलिड है या नहीं। वो लॉ बनाने का काम केवल हमारे लेजिस्लेटिव का है। तो ये वाला पार्ट भी हटा दिया गया कि नहीं, ये चीजें नहीं हो सकती हैं। तो ये दो फैक्टर्स थे जो कि हमें जानने बहुत ही जरूरी थे। अब ये इसका एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का AK गोपालन में, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा में और RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ये केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आता है हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का एप्लीकेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का एप्लीकेशन हमें ऐसे 4 केसेस में देखने को मिलता है। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स होती क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहती है कि एक्लिप्स मतलब होता है टू हाइड। अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है टू हाइड। According to this, pre-constitutional laws inconsistent with fundamental rights are not nullity or void ab initio, but only remains unenforceable, remains in a dormant state. ये बोलता है कि मान लो कोई भी ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, यहाँ पे इन्फोर्स हुआ, कमेंस हुआ, और इसके पहले वाले जो लॉज हैं, इसके पहले वाले जो लॉज हैं और इसके बाद वाले लॉज पे इस पे बताया गया है कि इसके पहले वाले जो लॉज हैं वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होते, वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होते हैं, बट ओनली रिमेन्स अनफोर्सिएबल। मतलब वो अनफोर्सिएबल होते हैं, केवल वॉइड एब इनिशियो नहीं होते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले तक तो ये वैलिड थे ना, और कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद अगर ये कोई फंडामेंटल राइट को एनरोच करते हैं, उसके बाद ही क्या होंगे? अनफोर्सिएबल होंगे। तो इन्होंने बोला कि जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का एप्लीकेशन देखा गया। उससे ये पता चला कि जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है वो वॉइड एब इनिशियो नहीं है, वो अनफोर्सिएबल है। वो अनफोर्सिएबल है मतलब कि वो डोमेन कंडीशन में पड़े रहेंगे। और जो इन्होंने ये बोला कि जो भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं मतलब कि वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई ही नहीं हो सकता। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स केवल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंट्स होने के पहले ही आता है, क्योंकि जो भी लॉज हैं अगर वो आज के डेट में, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद अगर कोई लॉ आता है और वो फंडामेंटल राइट को डेरोगेट करता है तो वो पूरा का पूरा लॉ ही हटा दिया जाएगा, पूरा का पूरा लॉ ही हटा दिया जाएगा। मतलब कि वो डोमेन कंडीशन में नहीं रहेगा। जैसे ये हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, वो डोमेन कंडीशन में होते हैं। जैसे ही मान लो वो पार्ट में कुछ ऑल्टरेशंस होते हैं, फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऑल्टरेशन होते हैं, तो वो फिर से हमारा जो भी ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है वो हट जाती है और फिर से वो ऑपरेटिव हो जाते हैं। सो बेसिकली हमें डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का एप्लीकेशन इन 4 केसेस पे देखने को आपको मिलेगा। और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट केस जो है ये है केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या हुआ था कि एक पेटिशनर था जो कि प्रोसिक्यूट किया गया था अंडर इंडियन प्रेस इमरजेंसी पास एक्ट 1931 फॉर पब्लिशिंग पैम्पलेट विदाउट परमिशन विच इज रॉन्ग एंड अगेंस्ट फंडामेंटल राइट। मतलब कोई भी एक पेटिशनर था जो कि एक एक्ट था इंडियन प्रेस इमरजेंसी पास एक्ट 1931, उसने पैम्पलेट्स पब्लिश कर दिए थे लेकिन बिना परमिशन के। तो वो गलत था और फंडामेंटल राइट के विरुद्ध भी था, अगेंस्ट भी था। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ये केस पेंडिंग था, कॉन्स्टिट्यूशन तब नहीं आया था, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, फोर्स में आया, तो ये केस पेंडिंग था और कोर्ट ने उस एक्ट को ही, जो ये इंडियन प्रेस इमरजेंसी पास एक्ट है, उसको ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन ये हेल्ड किया कि जो ये एक्ट है ये आज के बाद से, मतलब आज के बाद से जो कॉन्स्टिट्यूशन है आने के बाद से इसका जो एक्ट है इसका एप्लीकेशन नहीं होगा क्योंकि ये वॉइड हो गया। लेकिन इसका जो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है वो नहीं होगा। मतलब जो इसके पहले ये केस था, कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले ये केस था, तो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। मतलब पेटिशनर को इस पे इसका फायदा नहीं मिलेगा। इस केस में यही हुआ था। फिर आता है केस भीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इस केस में जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है ना, वो बेसिकली क्रिएट करी गई थी। इसमें क्या हुआ था कि बेरार मोटर व्हीकल एक्ट 1947 एम्पावर्ड गवर्नमेंट टू टेक ओवर मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस। These section became violative of Article 19 and so Article 19 eclipsed these sections.
मतलब कुछ सेक्शंस थे बेरार मोटर व्हीकल एक्ट 1947 के, उसने गवर्नमेंट को कुछ एम्पावर किया था, पावर दिया था, जिससे वो मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस को क्या कर रहे थे कि टेक ओवर कर ले रहे थे। और लेकिन ये जो भी इसमें के कुछ सेक्शंस थे जो हमारे आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहे थे, तो हमारी ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का एप्लीकेशन दिखाया गया। उसने क्या किया कि उन सेक्शंस पे एक्लिप्स लगा दिया गया। लेकिन लेटर क्या हुआ, बाद में क्या हुआ कि ड्यू टू अमेंडमेंट इन आर्टिकल 19 द सेक्शंस व्हिच वर इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 वर नो मोर इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए गए, आर्टिकल 19 में कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए गए, तो जो भी ये बेरार मोटर व्हीकल एक्ट के जो भी सेक्शंस थे जो इसको कंट्रावीन कर रहे थे, वायलेट कर रहे थे, वो हट गया। तो इसमें क्या हुआ कि फिर से ये वाले जो सेक्शंस थे बेरार मोटर व्हीकल एक्ट के, वो फिर से ऑपरेशन में आ गए, फिर से ऑपरेट हो गए। तो ये बोला गया, इसमें ये बोला गया कि दीज डोमेंट लॉज आर स्टिल इनफोर्सिएबल फॉर, मतलब ये कहता है कि जो ये इस केस में ये हेल्ड हुआ कि जो भी एक्लिप्स जहाँ पे लगती है, जिन एक्ट्स पे, जिन सेक्शंस पे लगती है, वो केवल वो हमारे उस एक्ट में प्रेजेंट होते हैं, उसको पूरा हटा के फेंक नहीं दिया जा सकता, मतलब उसको रिपील नहीं करते, वो रहते तो हैं लेकिन वो डोर्मेंट कंडीशन में रहते हैं, उनको अनफोर्सिएबल बना देते हैं तब तक के लिए जब तक कि वो हमारे पार्ट 3 में किसी भी राइट को वायलेट करते हैं। तो बेसिकली ये हुआ। लेकिन इसका एक एस्पेक्ट और आपको देखने को मिलेगा कि मान लीजिए कुछ पार्ट 3 हैं, पार्ट 3 में कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये हैं जो ये हमारे सिटीजन्स पे ही केवल अप्लाई होते हैं, है ना। तो सिटीजन्स पे ही अप्लाई होते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई भी इनमें से मान लीजिए सपोज करिए कि आर्टिकल 16 को कोई फंडामेंटल कोई लॉ है जो वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो ये सिटीजन्स के ही ऊपर अप्लाई होगा, सिटीजन्स के ऊपर ही अप्लाई होगा, ये नॉन सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। मतलब नॉन सिटीजन्स पे वो वाले एक्ट्स, वो वाले सेक्शंस आज भी अप्लाई हो सकते हैं। तो इसका एक एस्पेक्ट इसमें देखने को और मिला था भीखा जी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में, कि जो कुछ आर्टिकल्स हैं जो सिटीजन्स के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। अगर कोई सेक्शन है, कोई स्टैट्यूट बनाया गया और उसका एप्लीकेशन हमारे फंडामेंटल राइट के ऊपर अगर लगाया जा रहा है, तो वो फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट कर रहा है तो वो केवल सिटीजन्स के लिए ही है, वो नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है। तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान में रखने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स में क्या हुआ था कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि जो श्री अंबिका मिल्स है, ये कोई पर्सन तो थी नहीं, ये एक कंपनी थी। क्या थी? एक कंपनी थी। इसमें क्या हुआ था कि इस कंपनी ने फाइल किया था एक पिटीशन टू डिक्लेयर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1953 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(f। कोई इसमें इस कंपनी ने बोला था कि जो प्रोविजन है बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1953 के, उसमें से कुछ सेक्शंस हैं जो कि हमारे आर्टिकल 19(1)(f को वायलेट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अंबिका मिल के फेवर में जजमेंट दिया था और बोला था कि ठीक है, इसको हम यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगा के उनको डोर्मेंट कंडीशन पे बिठा दिया गया था, उनको डोर्मेंट कंडीशन पे बिठा दिया गया। तो मतलब वो डोर्मेंट थे उस टाइम के लिए, वो एनफोर्सेबल नहीं थे, उनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि एज आर्टिकल 19 इज ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड अंबिका मिल्स, मतलब ये वही वाली बात हुई ना कि ये इसका एप्लीकेशन ही देखने को मिला था ये स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स में कि जो आर्टिकल सिटीजन्स के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। तो इसमें कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल 19 इज ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड अंबिका मिल्स इज नॉट अ सिटीजन, सो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स वुड नॉट अप्लाई टू द डिस्प्यूटेड लॉ इन रिगार्ड टू अंबिका मिल्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एज इट इज नॉट अ सिटीजन, मतलब कंपनी जो है वो सिटीजन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो भी ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है ये अप्लाई नहीं होगी टू द डिस्प्यूटेड लॉ इन रिगार्ड टू अंबिका मिल्स। तो ये देखने को मिला था। अब इसके बाद एक केस आता है दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें डिफरेंशिएट किया गया था जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ
इन पे डिफ्रेंशिएट किया गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का एप्लीकेशन कहाँ पे होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का एप्लीकेशन यहाँ पे बताया गया है, लेकिन यहाँ पे नहीं बताया गया। इसमें ये बोला गया है कि यहाँ पे एक्लिप्स अप्लाई होती है, लेकिन जो भी यहाँ पे एक्लिप्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक्लिप्स अप्लाई होती है, यहाँ पे एक्लिप्स अप्लाई होती है, लेकिन जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वहाँ पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब कमेंसमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने के बाद जो लॉज आए हैं वहाँ पे क्या होगा कि अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि जो भी लॉज आते हैं अगर वो फंडामेंटल राइट को डेरोगेट करते हैं तो वो वॉइड एब इनिशियो ही होते हैं, वो पूरे के पूरे ही लॉ हटा दिए जाते हैं, ना कि उसको डोरमेंट कंडीशन में रखा जाता है। इसलिए ये इसका दीपचंद में ये बोला गया कि इसका पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि इसका एप्लीकेशन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे है। और इसके बाद एक सिचुएशन और आती है, पर्सनल लॉ की बात होती है कि जो हमारा पर्सनल लॉ है वो लॉ है या नहीं। तो इसमें स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नारासू अप्पा माली, ये केस है 1952 का, ये केस है 1952 का। इसमें ये बोला गया कि जो हमारे पर्सनल लॉज हैं वो जो एक्सप्रेशन है लॉज इन फोर्स यूज्ड इन आर्टिकल 13(1), जो हमारा आर्टिकल 13(1) है उसमें उसके अंदर नहीं आता है, मतलब वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता, तो पर्सनल लॉ जो है वो लॉ नहीं है। लेकिन इसका एक अभी भी एप्लीकेशन, मतलब आज भी यही पढ़ते हैं कि जो पर्सनल लॉ है वो लॉ नहीं है। लेकिन एक केस आया था ना, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उसमें सबरीमाला वाला जो केस है उसमें जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं उन्होंने बोला था कि जो ये आर्टिकल 13 क्लॉज 3 है ना, जिसपे लॉ की डेफिनेशन बताई गई है, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। सो इसको ये बड़ा इनएप्रोप्रिएट होगा अगर हम इसको कोई रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन देते हैं अपॉन द टर्म्स ऑफ वाइडर डिनोशन। मतलब जो लॉ है इसमें पर्सनल लॉ को इनका मानना था कि पर्सनल लॉ को इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन आज भी ये स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नारासू अप्पा माली वाला ही जजमेंट देखा जाता है, आज भी यही इन्फोर्स में है, वो इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वाला नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं वो अच्छा है, जजमेंट अच्छा है, काफी लिबरल इंटरप्रिटेशन उस पर दिया गया है, लेकिन आज भी यही हम पढ़ते हैं। तो ध्यान में इसी को रखिएगा कि पर्सनल लॉ नहीं है, हमारे आर्टिकल 13(1) में नहीं आता है। सो ये रहा पूरी 13 का एक ओवरव्यू, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एक क्रिस्प एक्सप्लेनेशन। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ कि हाँ कितना अच्छा लॉ कितने इजी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ना आपका कुछ जाएगा नहीं, ना आपका कोई पैसा खर्च होगा, मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।